वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक पे वीडियो आएगा वो आसानी से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता में धनी क्षेत्र है। यहाँ चार ऑप्शन से दिए हुए हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर है कि पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, भारत में पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वो जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए, पश्चिमी घाट पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1600 ईस्वी में भारत में कुल भूभाग के कितने हिस्से पर खेती की जाती थी? तो 1600 ईस्वी में भारत की कुल भूभाग के छठे हिस्से पर खेती की जाती थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो लगभग आधे हिस्से पर जो है वो खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में भारत के कुल भूभाग के कितने हिस्से पर खेती की जाती है? तो अभी जैसा कि हम लोग बात किए थे, इसके आधे हिस्से पर खेती की जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगारिंद जेरिया कहाँ के मूल निवासी थे? तो नगारिंद जेरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो आंसर है उसे मैंने रेड इंक से हाईलाइट किए हुए है ताकि आसानी से वो आंसर आपको याद रहे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगुरुंद देरी किसके पूर्वज थे? तो नगुरुंद देरी नगारिंद, यही जो नगारिंद जेरिया हैं, है ना, इसी के पूर्वज जो थे वो नगुरुंद देरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रिचर्ड हार्डिंग किस देश के लेखक थे? तो रिचर्ड हार्डिंग अमेरिका के लेखक थे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बनाना रिपब्लिकन या बनाना रिपब्लिक किसे कहा जाता था? तो बनाना रिपब्लिक मध्य अमेरिका को कहा जाता था। ये सारी कहानी जो है इसको क्यों कहा जाता था या इसका डिटेल्स, इस टॉपिक का डिटेल्स अगर जानना हो तो उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और इस टॉपिक को बेहतर तरीके से विस्तृत रूप से जान सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द रेट्रिक ऑफ एम्पायर के लेखक कौन है? तो द रेट्रिक ऑफ एम्पायर के लेखक डेविड स्पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में किसके वन लुप्त होने लगे थे? अर्थात किस प्रजाति के वन जो है वो 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड से लुप्त हो गए थे? तो वो था बलूत या ओक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए किस दशक में खोजी दल भेजी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1820 ईस्वी में इंग्लैंड ने ये खोजी दल भेजा था भारत की वन संपदा का खोज करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए कि कितनी कितनी वन संपदा है, उस वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, वो मेरे लिए उपयोगी है या नहीं, इन्हीं सारी बातों की जानकारी के लिए जो है एक अन्वेषण दल खोज भेजा गया था 1820 के दशक में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? तो 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए जो है 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। स्लीपर को थोड़ा सा यहाँ समझिए कि स्लीपर क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि रेल की पटरी के बीच में जो है वो मोटा मोटा, आजकल तो सीमेंट का एक पॉल जैसा दे दिया जाता है, लेकिन इसके पहले लकड़ी के ही वो चीज़ बिछाए जाते थे बीच बीच में, उसको स्लीपर बोला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1890 ईस्वी तक रेल मार्ग की लंबाई कितनी थी? तो 1890 ईस्वी तक भारत में रेल मार्ग की लंबाई 25,500 किलोमीटर तक थी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में 1946 में रेल लाइन की लंबाई कितनी थी? तो भारत में 1946 में रेल लाइन की लंबाई 7,62,000 किलोमीटर थी। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष कितने पेड़ काटे गए? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में लगभग एक एवरेज 35,000 पेड़ प्रतिवर्ष काटे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कि मुल्तान और सुकूर के बीच के रेल मार्ग को क्या कहा जाता था, है ना। मुल्तान और सुकूर के बीच के रेल मार्ग को इंडस वैली रेलवे कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है कि झाऊ और झांड जंगल कहाँ स्थित है? तो झाऊ और झांड जंगल सिंध और पंजाब के क्षेत्र में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि लाहौर से मुल्तान तक कौन सी रेलवे थी? तो लाहौर से मुल्तान तक नॉर्दर्न स्टेट रेलवे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का पहला वन महानिदेशक जो है डायट्रीच ब्रैंडिस को नियुक्त किया गया था, है ना, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वो थे डायट्रीच ब्रैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि डायट्रीच ब्रैंडिस किस देश के वनस्पति विशेषज्ञ थे? तो डायट्रीच ब्रैंडिस जो थे वो जर्मनी के वनस्पति विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि एक ही प्रजाति की और उपयोगी पेड़ों को उगाने की विधि को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया? तो एक ही प्रजाति के और उपयोगी पेड़ों को उगाने की विधि जो थी वो वैज्ञानिक वानिकी कहलाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके पहले वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना डायट्रीच ब्रैंडिस ने की थी। अगला सवाल है कि भारत वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी। अगला सवाल उसी पर आधारित है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या हुआ? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारतीय वन अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय वन अधिनियम में पहला संशोधन 1878 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय वन अधिनियम में दूसरा संशोधन कब हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम में दूसरा संशोधन 1927 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन अधिनियम के किस संशोधन द्वारा जंगलों की 3 श्रेणियों आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण में बांटा गया, है ना? तो भारतीय वन अधिनियम में 1878 में जो पहला संशोधन किया गया था उसी के तहत यहाँ पर के जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1878। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय वन अधिनियम 1878 के तहत सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? तो सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित वन कहा गया था। नेक्स्ट सवाल है कि किसकी लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है? तो सियादी नामक जो बेल होती है उसकी बेल से ही अर्थात लता से जो है रस्सी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है? तो महुआ का जो पेड़ होता है और उसका जो फल लगता है, तो फल लगने के बाद जो बीज होता है ना, तो बीज से उस जो तेल निकलता है उससे हम लोग दीपक भी जलाते हैं या रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। खास करके झारखंड के क्षेत्र में जो है ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी प्रचलित है। महुआ का जो बीज होता है उसको कोड़ी बोला जाता है और उससे जो तेल निकलता है उसके तेल से हम लोग दिया जलाते हैं और खाद्य पदार्थ में के रूप में भी यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तेंदू पत्ते से क्या बनाया जाता है? तो तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि दक्षिण पूर्व एशिया में घुमंतू खेती को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में घुमंतू खेती को लादिंग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका में झूम खेती को मिल्पा कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? मिल्पा, याद रखें, मध्य अमेरिका में झूम खेती को मिल्पा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि चितमेन व तावी किस महाद्वीप में घुमंतू खेती का स्थानीय नाम है? चितमेन व तावी, तो अफ्रीका महादेश में जो घुमंतू खेती है उस घुमंतू खेती होता है उसका स्थानीय नाम चितमेन और तावी है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि झूम खेती का स्थानीय नाम चेना किस देश में है? तो ये चेना नाम श्रीलंका में है। नेक्स्ट है कि धाया, पेंदा, वेवर, नेवर, झूम, पोडू, खदांग, कुमरी आदि स्थानीय नाम किस देश में प्रचलित है? तो ये सारे नाम जो है क्षेत्रीय नाम
वो भारत के अलग अलग हिस्सों में जो क्षेत्र झूम कृषि होती है उसके लिए प्रचलित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1875 से 1925 के बीच कितने बाघों का शिकार किया गया? ये भारत के संदर्भ में एक सवाल पूछा गया है कि भारत में 1857 से 1925 के बीच कितने बाघों का शिकार किया गया था? तो लगभग 80,000 से अधिक बाघों का शिकार किया गया था भारत में। आप सोचिए कितने ज़्यादा जो है वो जो एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए या बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है जंगली जानवरों को बचाना, वैसी स्थिति में यहाँ के जो गवर्नर बने, जो अंग्रेज शासक आए, वे लोग अपने शौक के लिए शिकार करते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे, और जितना ज़्यादा हिंसक जानवर हो उसका शिकार करने में उसको उतना ही ज़्यादा मज़ा आता था। और वैसी स्थिति में ये जो है लगभग 80,000 से अधिक बाघ को मार दिया गया था 1857 से 1925 के बीच में। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 1875 से 1925 के बीच कितने तेंदुए मारे गए? तो तेंदुओं की संख्या लगभग 1.5 लाख थी, है ना। सोचिए 80,000 से अधिक बाघ मारा गया, 1.5 लाख लगभग तेंदुआ मारा गया, और 2 लाख लगभग भेड़िया मारा गया था, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। सोचिए कितने जंगली जानवरों का शिकार किए थे। अगला सवाल उसी से रिलेटेड है कि 1875 से 1925 के बीच कितने भेड़ियों का शिकार किया गया था? तो लगभग 2 लाख भेड़ियों का शिकार किया गया था। नेक्स्ट सवाल है अकेले 400 बाघों का शिकार करने वाला अंग्रेज अफसर कौन था? तो ये थे जॉर्ज यूल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मध्य भारत का एक वन समुदाय है? तो मध्य भारत का वन समुदाय बेंगा है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में के जंगलों में पाए जाते हैं, मतलब रहते हैं, निवास करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इजारेदारी का क्या तात्पर्य है? तो इजारेदारी का तात्पर्य होता है एकाधिकार। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कोरवा, कराचा व येरुकुला किस प्रेसिडेंसी के घुमंतू वनवासी समुदाय थे? तो कोरवा, कराचा, येरुकुला आदि जो वनवासी थे, ये घुमंतू वनवासी मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। संथाल, हो, उरांव, मुंडा आदि किस प्रदेश की जनजातियां हैं? तो ये सारे के सारे जो है हमारे अपने झारखंड की जो है वो जनजातियां हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में कौन छत्तीसगढ़ की जनजाति है? तो इसमें से गोंड जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ में निवास करती है। नेक्स्ट सवाल है कि अमेजन के पुदुमायो क्षेत्र में स्थानीय इंडियन क्या कहलाता है? तो अमेजन के पुदुमायो क्षेत्र में जो स्थानीय इंडियंस हैं उसको हुई तोतोस कहा जाता है ना, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुटुमायो क्षेत्र में कौन सी कंपनी रबड़ का उत्पादन करती थी? तो पुटुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी जो है रबड़ का उत्पादन करती थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कॉलोनियमिज्म एंड कल्चर के संपादक कौन है? तो कॉलोनियलिज्म एंड कल्चर के संपादक निकोलस डक्स थे, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेटा के लेखक कौन है? तो कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेटा के लेखक माइकल ताउसिंग थे। नेक्स्ट सवाल है कि अल्लूरी सीताराम राजू किस प्रदेश के विद्रोही आदिवासी थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश की विद्रोही आदिवासी थे। ये काफ़ी जुझारू और आक्रामक नेता हुए आदिवासियों के आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, और इन्होंने जो गुरिल्ला युद्ध अपनाया, बाद में इसको मार दिया गया, और मारने के बाद बीच चौराहे पे इसको फांसी पे लटका दिया गया था ताकि बाकी लोगों के बीच एक खौफ पैदा की जा सके। इतना घिनौना काम किए थे अंग्रेज इसके साथ। खैर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के आदिवासी नेता थे? तो बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर के आर पार कौन सी नदी बहती है? तो बस्तर के आर पार इंद्रावती नदी बहती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मरिया गोंड, मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि आदिवासी समुदाय किस क्षेत्र के निवासी हैं? तो ये सारे जो आदिवासी समुदाय हैं ये बस्तर क्षेत्र के निवासी हैं।
नेक्स्ट सवाल है कि प्रत्येक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली, यह कथन किसका है? तो प्रत्येक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है, ऐसा आदिवासी समुदाय के लोगों का मानना होता है। आदिवासी समुदाय चूँकि प्रकृति पूजक होते हैं और इनको मानना है कि प्रत्येक गांव को उसकी ज़मीन जो है वो धरती ही देती है, अर्थात प्रकृति ही देती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1947 में बस्तर रियासत को किस रियासत में मिला दिया गया? तो 1947 में बस्तर को कांकेर रियासत में मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर में एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से कुछ लेना चाहे तो बदले में शुल्क देते हैं, जिसे क्या नहीं कहा जाता है ना? तो बस्तर में जब लोग एक दूसरे से कुछ लेना और देना चाहते हैं तो उसे देवसारी कहा जाता है, दांड कहा जाता है, मान कहा जाता है ना। जबकि इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है, क्योंकि ये भातरा जो है एक आदिवासी समुदाय है, न कि ले विनिमय प्रणाली का एक नाम है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चूँकि यहाँ पूछा गया है कि इसमें से क्या नहीं कहा जाता है ना, तो भातरा नहीं कहा जाता है, बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो सारे कहे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बस्तर क्षेत्र को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया था? बस्तर क्षेत्र को 1905 में आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल है कि आरक्षित वन क्षेत्र में बसे गांव को क्या कहा जाने लगा? तो आरक्षित वन क्षेत्र में बसे गांव को वनग्राम कहा जाने लगा था। नेक्स्ट सवाल है कि 1899 से 1900 और 1907-08 में बस्तर में कौन सी आपदा आई थी? तो ये दोनों अवधि के दौरान यहाँ पे भयानक अकाल पड़ा था, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि कांकेर वन क्षेत्र में विद्रोह को किस जनजाति ने आरंभ किया? तो कांकेर वन क्षेत्र में विद्रोह को धुरवा जनजाति ने आरंभ किया था। नेक्स्ट सवाल है कि कांकेर विद्रोह का नेता किसे माना जाता है? तो कांकेर विद्रोह का नेता गुंडाधुर को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है गुंडाधुर किस गांव का निवासी था? तो गुंडाधुर नेथानार नामक गांव का निवासी था। अगला सवाल है कि गोंड विद्रोह का मुखिया कौन था? तो गोंड विद्रोह का मुखिया भूंडिया मांझी था, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी कितनी थी? तो सन 16 ईस्वी में जावा की अनुमानित आबादी लगभग 34 लाख थी। अगला सवाल है कि कलांग जनजातीय समुदाय कहाँ के निवासी हैं? तो कलांग जनजातीय समुदाय जावा के निवासी हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जावा की माताराम रियासत का विभाजन कब हुआ? तो जावा की माताराम रियासत का विभाजन 1755 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलांग समुदाय ने डच किले पर कब हमला कर दिया? तो कलांग समुदाय ने डच किले पर 1770 ईस्वी में हमला कर दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि 1882 में अकेले जावा से कितने स्लीपरों का निर्यात किया गया? तो 1882 में अकेले जावा से लगभग 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि सामूहिक रूप से पेड़ काटने और ढोने की मुक्त व्यवस्था को क्या कहा गया? तो सामूहिक रूप से पेड़ को काटने और ढोने की मुक्त व्यवस्था को ब्लैंडांग डिएंटेन कहा गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरोंतिको सामिन ने कब जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना आरंभ कर दिया था? तो सुरोंतिको सामिन ने 1890 ईस्वी के आसपास जो है वो जंगलों पर राजकीय मालिकाने हक के रूप में का जो मुद्दा था उस पर सवाल करना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है कि सामिन किस गांव के निवासी थे? सामिन कौन? मतलब सुरेंतुको सामिन, है ना। तो सुरेंतुको सामिन रांदू ब्लांगतुंग नामक गांव के निवासी थे। नेक्स्ट सवाल है कि सामिन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सामिन आंदोलन का नेतृत्व सुरेंतुको सामिन ने ही किया था। नेक्स्ट सवाल है कि डर्क वान हॉजेनडाप किस कंपनी के अधिकारी थे? तो डर्क वान हॉजेनडाप यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। नेक्स्ट सवाल है कि भस्म करो भागो नीति किसने अपनाई थी? तो भस्म करो और भागो की नीति डच लोगों ने अपनाई थी। नेक्स्ट सवाल है कि सरना, देवरा, कुंकुंडू, कान, राय इत्यादि नाम से किसे जाना जाता था? तो इन सारे उपनामों से पवित्र बगीचा को जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल, अब ये जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो मैंने इस वीडियो में दिया है, और अगर इस वीडियो को आप लोग विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको लेकर के एक
उसको लेकर एक नया वीडियो हम लाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।